जब तक मैंने एक मोड़ नहीं काटा अव्वल खान वहीं खड़ा हाथ हिलाता रहा। रवानगी के आखिरी लम्हात पर उसकी जज्बाती कैफियत देखकर मेरा दिल भारी हो चुका था। गाड़ी में काफी देर तक खामोशी रही। हर शख्स अपनी अपनी जगह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आखिर वीरा ही ने वो सकूत तोड़ने में पहल की और पूछा, रकूम और जेवरात की पोटलियां क्या अव्वल खान के पास छोड़ आए हो? मेरा जवाब इस बात में सुनकर वो मुलामत पर लहजम बोली, तुमने एक मुखलिस और सादालू इंसान को बेवकूफ बनाया है। वो बेचारा समझ रहा था कि तुम उसकी मोहब्बत में तड़प कर उससे मिलने आए हो। मैं भी इसी गलतफहमी में मुब्तला थी, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हें असल फिक्र अपने मालूम हता की हिफाजत की थी। अपना बोझ उसके सर डालकर तुम अब बेफिक्री से लौट रहे हो। हर वक्त ख्याली घोड़े ना दौड़ाया करो। मैंने बदमज़गी से कहा, उसे सब मालूम है कि हम उसके पास क्यों आए थे। मेरी उससे तफसीली बात हुई है। मैं उसे अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन वो इस बात पर रजामंद नहीं हुआ। तुम चाहो तो सुल्तान शाह से इस बात की तस्दीक कर सकती हो। डैनी झूठ नहीं बोल सकता। सुल्तान शाह फौरन ही बोल पड़ा, सारी बातें मेरी मौजूदगी में होती रही हैं। अब कोई भी इंकशाफ अव्वल खान की मालूमात में इजाफा नहीं कर सकेगा। नोक झोंक चल पड़ी। मैंने अपनी और अव्वल खान की गुफ्तगू के हवाले देते हुए गुलजमान का जिक्र तनिस्ता गोल कर दिया। वो एक जिम्मेदार सरकारी अफीसर था। किसी नागुज़ीर सूरत के बगैर उसके मामलात की तशहीर मुनासिब नहीं थी। रात के फैलते हुए अंधेरे के मुकाबले में सुबह के दम तोड़ते हुए मुलगजे धुंधलके में भरे हुए पेट के साथ ड्राइविंग का लुत्फ ही कुछ और था। मैं अपनी समत की खिड़की खोलकर खुनक नसीम सहरी के लतीफ झोंकों से ताजगी कशीद करते हुए ये सोच रहा था कि बकिया वक्त कहाँ और कैसे गुजारा जाए। सुल्तान शाह को एलन का कोई लगाने के लिए जाना था। मेरा इरादा किसी एस्टेट एजेंसी के जरिए किराए पर फ्लैट हासिल करने का था, लेकिन उनके दफातर 10-11 बजे से पहले नहीं खुलते थे। नर्सरी के दुकानदार से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में यह बात भी सामने आ चुकी थी कि कुत्तों का रखवाला दुकानें खुलने के वक्त ही कुत्तों को सैर कराने के लिए निकलता था। सुल्तान शाह के लिए अपने काम के आगाज का बेहतरीन वक्त वो ही हो सकता था। वक्त गुजारी और लंबी ड्राइव के ख्याल से मैंने गाड़ी का रुख मार्टन रोड से नाजमाबाद की तरफ मोड़ लिया। संती इलाके का तवील चक्कर काटकर टावर की तरफ से शहर में दाखिल होकर हम काफी वक्त गुजार सकते थे। जरा उजाला फैल जाए तो मुझे नर्सरी पर ही उतार देना। सुल्तान शाह ने कहा, मैं एलन पर अपना काम शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि उसका आदमी भी किसी बच्चे कुछ कुत्ते को टहलाता हुआ नजर आ जाए। तुमने तो कहा था कि जनरल स्टोर वाला उसे देखता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो देर से निकलता होगा। वो जनरल स्टोर ही नहीं, बेकरी भी है, सवेरे खुल जाती होगी। वैसे भी कुत्तों वगैरह को टहलाने के लिए अलल सभा का सन्नाटा ही बेहतर होता है। मैं भी सुल्तान शाह के साथ उतरूंगी ताकि दूर रहकर इसकी देखभाल कर सकूं। यकजा होने के लिए हम वक्त और मकाम का तयन कर लेंगे और हर हाल में वहां पहुंच जाएंगे। इस नई तजवीज पर एक बार फिर सरगर्मी से बहस शुरू होगी। बाहर फैला हुआ धुंधलका तेजी से सिमटता जा रहा था और मैं इन तीनों की बहस में दिलचस्पी लेने के साथ बहुत कुछ सोच रहा था। हम सुस्त रवि से ड्राइविंग करते हुए टावर पहुंचे तो 6 बजने वाले थे। हम चारों के एक साथ रहने के मुकाबले में बिखर जाना ज्यादा महफूज था। मैंने गाड़ी नर्सरी की राह पर डाल दी। इन तीनों के दरमियान कोई फैसला न होने के बावजूद मैं तय कर चुका था कि सुल्तान शाह के साथ वीरा को भी उतार दिया जाएगा, ताकि मैं गजाला के साथ एक जोड़े की सूरत में किराए के फ्लैट देख सकूं। इस वक्त तक शहरी जिंदगी बेदार नहीं हुई थी। थोड़ी देर में हम नर्सरी जा पहुंचे। सुल्तान शाह ने दूर ही से देखकर बताया कि इसकी तवक्का के मुताबिक जनरल स्टोर खुल चुका था। मैंने सड़क छोड़कर उस रहायशी इलाके की गलियों का रुख इख्तियार कर लिया। कई गलियों में बेमकसद चकराने के बाद हम फिरोजाबाद थाने के सामने से गुजरने वाले सड़क पर जा निकले। मैंने कुछ दूर जाने के बाद एक मरतबा फिर गलियों की राह इख्तियार कर ली। हम थोड़ी दूर गए होंगे कि ढलान के पार एक मंजर देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। वो मंजर इस कदर नजर फरेब था कि मैंने उसका तफसीली मुशाहिदा करने के लिए ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक ली। ढलान पर कमीज और शलवार में मलबूस एक शख्स एक बड़े से स्याही माइल कुत्ते की जंजीर थामे आगे चला जा रहा था। इस शख्स ने अपनी शलवार के 5 इंच चढ़ाए हुए थे और इसे ताकत और कुत्ते की रफ्तार का साथ देने के लिए हल्की रफ्तार से दौड़ना पड़ रहा था। वैसे तो वो पूरी आबादी इस कदर खुशहाल नजर आ रही थी कि हर घर के मकीन बेशकीमत कुत्ते पाल सकते थे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि आगे चाहने वाला रखवाला ही हमारा मतलूबा शख्स था। कार रुकने से पहले उन तीनों ने भी वो मंजर देख लिया था। वो भी मेरे हम ख्याल थे। मैंने अपनी जेब से चंद बड़े नोट निकालकर वीरा और सुल्तान शाह को दिए। वीरा भीमगन को अपने लिबास में छुपा रही थी। सुल्तान शाह शायद पहले ही से मुसल्ला बैठा हुआ था। हमने 3 बजे लाल कोठी के बस स्टॉप से जरा पहले मिलने का प्रोग्राम तय किया और वो दोनों फुर्ती से गाड़ी से उतर गए। मैंने हाथ हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वाकयात की तरतीब बता रही थी कि आखिरकार वक्त हम पर मेहरबान हो ही चला था। मेरा इरादा था कि कुत्ते और रखवाले के करीब से गुजरते हुए मैं इन दोनों का जायजा लूंगा। हम इन दोनों से जरा दूर ही थे कि अचानक वो रुक गए। कुत्ता कुछ मुस्तरिब था और सर उठाकर इधर उधर देख रहा था। मैंने इस तब्दीली को कोई अहमियत नहीं दी। मेरे लिए वो जायजा लेने का बेहतर मौका था। मगर जो ही कार रेंगती हुई उन दोनों के करीब पहुंची, कुत्ते पर अचानक दीवानगी का दौरा पड़ गया। वो पूरी कुव्वत से भौंक कर फिजा में उछला। उसकी जंजीर रखवाले के हाथ से निकल गई और वो वहशियाना गुर्राटों के साथ गजाला की जानब की खुली हुई खिड़की पर हमला आवर हो गया। गजाला एक दहशत ज़दा चीख मार कर मेरे ऊपर आ पड़ी।
स्टीयरिंग मेरे हाथ से निकल गया। पोजीशन बिगड़ने की वजह से पैर एक्सीलेटर पेडल से फिसल गया। गनीमत ये था कि कार के गियर खुदकार थे, वरना फौरन ही एक झटके से कार का इंजन बंद हो गया होता। कुत्ता जोर जोर से भौंककर अगले पंजों के सहारे रेंगती हुई कार में घुस आने की कोशिश कर रहा था। गजाला दहशत से कांपती हुई मुझसे चिपकी हुई थी। आखिरकार एलन के सधाए हुए एक और खूंखार कुत्ते ने मेरी बू पाली थी। मैंने अपनी तरफ के दरवाजे में लगे हुए मास्टर कंट्रोल पैनल का बटन दबाकर गजाला के समत की खिड़की का शीशा बंद कर दिया और गुर्राकर गजाला से कहा, बिला वजह क्यों खुद को तमाशा बना रही हो? गाड़ी से बाहर भौंकता हुआ कुत्ता तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? गजाला ने घूर कर मेरी तरफ देखा। इस वक्त उसका सांस चढ़ा हुआ था। वो तनक कर बोली, मैंने इस वैशी कुत्ते के हल्क से निकलने वाले तेज भभकों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस की थी। इस वक्त तक मैं गाड़ी पर दोबारा कंट्रोल कर चुका था। गाड़ी का शीशा बंद हो जाने के बावजूद वो स्याही माइल जसीम कुत्ता पूरे जोरों शोर से भौंके जा रहा था और अपने तेज पंजों से गाड़ी की आईनी बाड़ी को खुरचे जा रहा था। अचानक फिजा एक फायर के शोर से गूंजी और गोली जहांगीर की कीमती गाड़ी के किसी हिस्से से टकराकर उचट गई। इस वक्त तक मेरी पूरी तवज्जो सिर्फ कुत्ते पर मरकूज थी। फायर के धमाके ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। फौरन मेरी नजरें उस तरफ उठ गई जहां कुत्ते के रखवाले को मौजूद होना चाहिए था। वो बज़ाहिर एक सीधा सादा मेहनतकश नजर आता था, लेकिन इस वक्त किसी पेशावर लड़ाके की तरह एक तनावर दरख्त की ओट लिए हमारी तरफ दूसरा फायर करने की तैयारी कर रहा था। मैंने फौरी तौर पर एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ा डाला। गाड़ी किसी गजबनाक चीते की तरह गुर्रा कर आगे बढ़ी और इसी लम्हे फिजा एक और फायर के शोर से गूंज उठी। इस बार फायर के साथ ही एक बेसाख्ता इंसानी चीख भी सुनाई दी थी। घर में डूबी हुई लर्जा खेज चीख। उसे किसी ने मार दिया। गजाला ने इस तरह लहजे में कहा, अब आप रुके बगैर यहाँ से निकलते चले जाएं। कुत्ता भी पीछे ही रह गया है। शायद सुल्तान शाह ने उस पर फायर किया है। मैंने उसे तने की ओट में उछलकर नीचे गिरते देखा है। वहां यकायक जो सूरत हाल रूनमा हुई थी वो खासी खतरनाक थी और मुझे गजाला के मशवरे से पहले ही अंदाजा हो चुका था कि गाड़ी का नंबर नोट किए जाने से पहले हमें वहां से फरार हो जाना चाहिए। अगर सुल्तान शाह ने कुत्ते के रखवाले पर गोली चलाई थी तो कुछ सोच समझ कर ही चलाई होगी और इस कार्रवाई के बाद अपनी बचत के इम्कान को भी नजर में रखा होगा। इस वक्त हम चारों अमलन दो पार्टियों में बढ़ चुके थे और किसी एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी को संगीन खतरात मोल लेने की जरूरत नहीं थी। कुछ दूर जाते ही मैंने गाड़ी तेज रफ्तारी से एक गली में घुमा दी। मुझे यकीन था कि रात के अंधेरे के मुकाबले में सुबह सवेरे की फायरिंग पर इस इलाके के मकीनों का रद्द-ए-अमल खासा मुख्तलिफ होगा और खासे लोग अपने घरों से निकलकर सूरत-ए-हाल का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। इस घेराव का आगाज होने से पहले ही हम इस इलाके से निकलते चले गए। काफी देर की खामोशी के बाद गजाला ही ने मुतासवाना लहजे में सकूत तोड़ा। इन लोगों ने खुली सड़क पर गोली चलाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है कि वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। वो दोनों समझदार हैं। ऐसी हौसला शिकन बातें सोचकर अपने साथ मेरा भी दिमाग मत खराब करो। मौजूदा हालात में हम ऐसी कोई चोट खाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैंने कदर तुर्शी से कहा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अपने मिशन में कामयाब रहेंगे और 3 बजे हमसे आ मिलेंगे। मेरे लहजे की तुर्शी पर वो कदर उदास होगी और आहिस्तगी से बोली, मैं भी अच्छी बातें सोचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सामने की बात बातों से चश्मपोशी भी नहीं की जा सकती। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पूरी तवज्जो सड़क पर मरकूज करती। इस वक्त मैं जल्द अज जल्द सुबह के अखबारात देख लेना चाहता था। पिछली रात की वीरा और गजाला की मुश्तरका मुहिम जोई का सही नतीजा अखबारात ही से सामने आ सकता था, लेकिन मैंने उस इलाके में किसी हाकर के पास भी रुकने का खतरा मोल नहीं लिया और बराह रास्त शाहराह फैसल पर निकलता चला गया। इस सड़क पर ट्रैफिक का एक तरफा निजाम होने और कुर्ब जवार में गाड़ी का रुख मोड़ने की कोई जगह न होने के बायस मैं सड़क पर आकर तेज रफ्तारी से शहर के मुखालिफ समत में रवाना हो गया। गजाला मेरे इस उल्टे सफर पर चंद सानियों से ज्यादा खामोश नहीं रह सकी और हैरत से बोली, शहर की तरफ जाने के बजाय आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपने प्रोग्राम तब्दील कर लिया? मैं उसकी शख्सियत के तजाद पर भी इख्तियार हंस पड़ा। वो खुद मुख्तार होकर कोई काम सर अंजाम देने का बीड़ा उठाती थी तो चालाकी और मक्कारी में बड़े बड़े शातरों को पीछे छोड़ देती थी, लेकिन जब वो पहल के हक से दस्तबरदार होकर मेरे ऊपर इन्हिसार करने लगती थी तो बाज़ औक़ात सामने की बातें भी समझने से कासिर रहती थी। ये गाड़ी सड़क के बीच में बनी हुई सब्ज पट्टी पर से उड़कर दूसरी तरफ नहीं जा सकती, इसलिए मजबूरी है जगह मिलने पर हम अपना रुख शहर की तरफ मोड़ लेंगे। तारीख रोड पर पहला न्यूज स्टैंड नजर आते ही मैंने गाड़ी किनारे से लगाकर उर्दू और अंग्रेजी के 3 अखबार खरीद लिए। गाड़ी हरकत में आने पर गजाला ने बेताबी से उन अखबारात की इब्तदाई और आखिरी सफ़हात का मुतालिया शुरू कर दिया। कोब, इस अखबार में नार्मन के कत्ल की खबर पहले ही सफ़े पर 3 कालमों की जीनत बनी है। उसने पहला अखबार देखकर कहा और इनेमाग से खबर पढ़ती चलेगी। खबर में मामूल की सनसनी और मुबालगा आराई के साथ जो कुछ बयान किया गया था वो मेरी खुशी के लिए बहुत काफी था। HD नार्मन के साथ जहां वासल होने वाली लड़की भी अमेरिकन थी और दफ्तर में उसके साथ काम करती थी। इन दोनों के ताल्लुकात दफ्तरी मरासम से काफी आगे बढ़े हुए थे और वो अपनी बेशतर शामें एक साथ गुजारा करते थे। पिछले दिन भी वो दोनों अपने दफ्तर से एक साथ ही नार्मन के घर आए थे और बेफिक्री के साथ अपना वक्त गुजारने का इरादा रखते थे कि नामालूम सम से आने वाली गोलियों ने उन को लहू में नहला दिया। लाशें दरियाफ्त होने के बहुत बाद में इस फ्लैट का सुराग मिल सका जहां से इन दोनों पर फायर किए गए थे। फ्लैट से इस्तेमाल शुदा G3 राइफल बरामद करके फ्लैट के मालिका का बयान कलमबंद कर लिया गया था।
लेकिन वो दो खूबसूरत जवान साल और फैशन ज़्यादा लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं बता सकी थी। उसका कहना था कि वो आने वालियों की सूरत देखते ही बेहोश हो गई थी। फ्लैट की मालिका के बयान के बाद इस इमारत के चौकीदार को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया था या आसान जुबान में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे एतराफ करना पड़ा कि एक बड़े से तख्ते के साथ दो मुअज़्ज़ज़ औरतें वारदात से कुछ देर पहले इमारत में दाखिल हुई थीं। वो इतनी माकूल नजर आ रही थीं कि उसने उनसे कोई पूछताछ करने या उनका हुलिया ज़हन नशीन करने की जरूरत महसूस नहीं की। मजमूई तौर पर वो वीरा और गजाला के बारे में कोई अहम बात बताने से कासिर रहा था। मुझे उन दोनों ने खुद बताया था कि निगाहें सेकने की शौकीन नौजवान और मर्दों की घूरती पुरशौक निगाहों ने दूर तक उनका पीछा किया था, लेकिन इन संगीन वारदात के हवाले से किसी ने भी आगे आकर पुलिस वालों की मदद करने की कोशिश नहीं की थी। इन दोनों के नागहानी कत्ल पर मकामी कौंसल खाना और इससे मुल्हिक तमाम दफातर 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। वीजा फार्मों की वसूली और अजरा का काम इतलाए सानी तक मुअत्तल कर दिया गया था और आला ओहदेदार इन दोनों लाशों को जल्द अज जल्द मकतूलीन के आबाई शहरों को भिजवाने की कोशिशों में मसरूफ हो गए थे। इन्होंने कत्ल के बाद मकामी सतह पर लाशों के पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दी थी। ये काम वो लॉस एंजलिस और डलास में ही अंजाम देना चाहते थे। तीनों अखबारों में खबर वही थी, अंदाज कदरे मुख्तलिफ था। अलबत्ता अंग्रेजी अखबार के नामा निगार ने उसे महज एक इत्तिफाकी वारदात समझने के बजाय उसका पस मंजर भी कुरेदने की कोशिश की थी। एक दूर अज़काज़ इम्कान की निशानदेही के बाद उसने यह हवाला भी दिया था कि माजी करीब में कौंसल खाने वालों ने मकामी हुकाम की तवज्जो से एक रिपोर्ट मुजरिम और एक अमरीकी मगविया लड़की के तलाश के लिए $2-2 लाख के इनामात के इखबारी इश्तिहारात जारी करवाए थे। नॉर्मन और लूसी का दोहरा कत्ल इस इश्तिहार का शाखसाना भी हो सकता था, क्योंकि बज़ाहिर शहर में उन दोनों गैर मुल्की मकतूलीन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अखबारी नामा निगार भी आधे सुराग रसा होते हैं। गजाला ने तीनों अखबारात के सरसरी मुताले से फारिग होकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हर बात की तह तक पहुंच जाते हैं, आधे नहीं पूरे सुराग रसा कहो। बाज़-औक़ात पुलिस वाले भी इन्हीं से रहनुमाई हासिल करते हैं, क्योंकि इनके ज़हनों में सारी मुतलका खबरें समाई होती हैं। वो बज़ाहिर गैर मुतलिक नजर आने वाले वाक़यात की कड़ियां आसानी से यकजा कर लेते हैं। अरे ये आप किधर जा रहे हैं? गाड़ी से गिरदो पेश का जायजा लेते ही वो चौंक पड़ी। स्टेट एजेंसियों के दफातर 10:30-11 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। हम ये वक्त कहीं ना कहीं गुजारना ही चाहेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा। मगर कहाँ? वो उलझन में मुब्तला की। आपका रुख शहर के गुंजान इलाके की तरफ है। मैं टोनी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मगर कहाँ से? टोनी तो अपने बारे में तकरीबन सब कुछ ही बता चुका था। उसने कहा था कि बदरू की मुलाजमत से बरतरफी के बाद वो पहलवान के अड्डे पर काम कर रहा था। अगर किसी गैर मुल्की ने टोनी के लिए वहीं फोन किया था तो पहलवान को इस बारे में जरूर इल्म होगा। बिल्कुल, गजाला ने मेरी तायद की। पहलवान को इस बारे में बाखबर होना चाहिए। टोनी के लिए पैसे लाने वाला लड़का भी वहीं पहुंचा था। इस बारे में पहलवान से ज्यादा बाखबर कौन हो सकता है? और आज सुबह एलन वहीं फोन करके टोनी से रिपोर्ट लेने वाला था। ये सब बातें मुझे याद हैं। तो क्या आप पहलवान के अड्डे पर जा रहे हैं? वहां जाए बगैर पहलवान से मुलाकात की कोई सूरत नजर नहीं आती। नहीं, वो यक बयक मुस्तरिब होगी। वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, वहां कोई खतरा नहीं होगा। मुझे उसके आदमियों को सिर्फ इस बात का यकीन दिलाना होगा कि मैं पुलिस वालों का मुखबर नहीं हूँ। पहलवान से मिले बगैर मुझे बदरू का ठिकाना मालूम नहीं हो सकेगा। अब मैं उसे सबक सिखाने का तहिया कर चुका हूँ। बदरू के बारे में जहांगीर से ज्यादा बाखबर कौन होगा? वो बेसाख्ता बोली। अब वो पुरानी बात होगी। गालान से वापसी के बाद बदरू से राब्ते की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। जहांगीर अपने तौर पर उसे तलाश करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। शायद बदरू ने एक तरफा तौर पर हमें अपना हरीफ तस्वुर कर लिया है। इसका गोदाम भी हमारा देखा हुआ था, जहां हम शिंगारियों की कैद में रहे थे। हमें इस गोदाम के दौर दीवार के सिवा किसी चीज का इल्म नहीं है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में उससे मिलते जुलते गोदाम बिखरे हुए होंगे। हम कहाँ भटकते फिरेंगे? आपने इस ट्रक का नंबर याद किया था जिस पर हमें कराची से चिगासराय ले जाया गया था? ट्रक के नंबर के सहारे बेहतरी मालूमात हासिल की जा सकती है। वो लंबा और गैर यकीनी तरीका है। वैसे भी मैं ट्रक का नंबर भूल चुका हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं पहलवान जैसे लोगों को संभालना जानता हूँ। वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। आपके साथ मेरा वहां जाना, खैर जो होगा देखा जाएगा। कुछ कहते कहते वो रुकी। जो कहना चाहती हो खुल कर कहो, अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ देती हो? पहलवान का अड्डा शहर की किसी साफ सुथरी बस्ती में तो नहीं होगा। मेरी मौजूदगी वहां तमाशा न बन जाए, इस ख्याल में न रहना कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वो बहुत पुराना अड्डा है और मेरा देखा भाला है। मैं तुम्हें गाड़ी ही में कुछ दूर छोड़कर पैदल वहां जाऊंगा। मेरी वापसी में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। कल शाम वीरा के साथ काम करने के बाद मेरी रही सही झिझक भी दूर हो गई है। मुझे वहां किसी ने इस कीमती गाड़ी में देखकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मैं उसका हुलिया बिगाड़ने में जरा भी तरद्दुद नहीं करूंगी। बस ये ध्यान रहे कि पुलिस वालों की मुदाखलत की नौबत ना आने पाए। गाड़ी के पायदान में इस वक्त भी कई हथियार और भरे फाजल मैगजीन मौजूद हैं। ओह, वो बेख्तियार बोली, मैं हथियारों को तो भूल ही हुई थी। अच्छा वो क्या आपने याद दिला दिया। एक बात बताओ कि चंद रोज से तुम मुझे मुसलसल आपसे क्यों मुखातब कर रही हो? मैंने ख्याल के तहत चौकी से पूछा। मैं आपसे हमेशा इसी तरह बात करती हूँ। मेरे लहजे पर वो सिटपटा के कोशिश जरूर करती होगी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होती। बारहा तुम तसलसल के साथ मुझे तुम कहकर मुखातिब करती रही हो। मकाऊ और शिंगारा वैली में बारहा ऐसा हुआ है। मकाऊ की बात मुख्तलिफ थी।
बाज़ औक़ात हालात के तकाज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। फिर कभी कभी दबाव के जेर असर इंसान वही रवैया इख्तियार कर बैठता है जो उसके लाचार में बसा होता है। मैंने कभी भी जानते बूझते हुए आपसे गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की। तुम गुस्ताखियां तो बेशुमार करती हुई, और बात है कि मैंने कभी इनकी निशानदेही नहीं की। कब? आप किन गुस्ताखियों का हवाला दे रहे हैं? उसने बुखला कर पूछा, लेकिन मेरे चेहरे पर बिखरी हुई शोक मुस्कुराहट देकर फौरन ही खिड़की से बाहर देखने लगी। एक गुस्ताखी हो तो गुनवाऊं, यहाँ तो एक कितार लगी हुई है। मैंने कहा, यह वक्त इन बातों का नहीं है। वो गहरी संजीदगी से बोली, जब तक हमें सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, हमारा हर लम्हा खतरात के साए में गुजरा है। हर वक्त इतनी संजीदगी अच्छी नहीं लगती। वो दोनों हर वक्त साए की तरह यूं हमारे साथ लगे रहते हैं कि हमें बेतकल्फी का कोई मौका मुयसर नहीं आता और एक दूसरे से बात करने का भी मौका नहीं मिलता। अब खलत मुयसर है तो तुम अनदेखे खतरात से डराने की कोशिश कर रही हो। मजबूरी है। वो एक अदा से अपने शाने उचकाकर बोली, मेरी तरफ देखने के बजाय सड़क का ख्याल रखिए। सड़क में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। मैंने गहरा सांस लेकर स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। शहर के गुंजान आबाद इलाकों और चंद तंग सड़कों से गुजरने के बाद हम ली मार्केट के इलाके में जा पहुंचे, जहां मुसाफाती बसों के मुसाफिरों और इनसे लाए ले जाए जाने वाले सामान की वजह से बहुत ज्यादा गहमा गहमी नजर आ रही थी। हम इस मंजर को देखते हुए वहां से आगे निकल गए। वक्त गुजरने के साथ शहर के खदोखाल में बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां नमूदार हुई थीं। चंद बरस पहले के जाने पहचाने इलाके नित नए तामीरात और तरामीम और इजाफों की वजह से कहीं कहीं बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त हो गए थे। लेकिन कल्ला कोट का कदीम इलाका मुद्दतें गुजर जाने के बावजूद जूं का तूं था। मैं मेन रोड से मुत्तसिल एक गली में मेडिकल स्टोर के सामने कार पार करके नीचे उतर गया। मेरी दानिश में वो हिस्सा इलाके के शरपसंद और जराइम पेशा अफराद से महफूज था। पास से गुंजान बस्ती की तरफ रवाना होते हुए मेरी जेब में एक भरा हुआ रिवाल्वर मौजूद था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मुझे कहीं भी इसके इस्तेमाल की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहलवान के अड्डे की तरफ जाने वाली लंबी और कच्ची गली में निचले और मजदूर तबके के काफी अफराद की आमदोरफ्त जारी थी। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि नासूदा लोगों की इस बस्ती में भी बहुत से बच्चे बच्चियां अपने बस्ते लिए मदरसों की तरफ रवाना थे। सुस्त रफ्तारी से ही सही, लेकिन तालीम का रुझान फरोग पा रहा था और एक दिन यही तालीम इन कच्ची और गंदी बस्तियों की तकदीर बदल सकती थी। आम लोगों ने मेरे साफ सुथरे हुलियों और अजनबी चेहरे पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। वो आम गुजरगाह थी, वहां से कोई भी बिला रोक टोक गुजरने का हक रखता था, लेकिन फिर भी वो इक्का दुक्का अफराद मेरी नजरों से महफूज न रह सके जो चुभती हुई नजरों से मेरा नाकदाना जायजा ले रहे थे। मिलने कोई नई बात नहीं थी। जराइम, मंशियात फरोशी, जुए वगैरह के अड्डों की हिफाजत के लिए इनके कुर्बो जवार में मुखबरों और मुहावसों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं थी। मैंने बज़ाहिर उस शख्स पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जो थड़े से उठकर लंगड़ाता वो मेरे पीछे हो रहा था। वो वक्फे वक्फे से मुट्ठी बंद करके सिगरेट के गहरे कच ले रहा था। उसने शोधों के अंदाज में अपने कमीज के कॉलर के गिर्द गहरे नील रंग का रुमाल लगाया हुआ था। पहलवान का अड्डा इस इलाके में अरसे से कायम चला रहा था। चर्च की मसनूई किल्लत पैदा करके जब हमने इस शहर के मंशियात फरोशों के जरिए हेरोइन की तकसीम का जाल फैलाया था, तो मैंने रूप बदल कर इस अड्डे का मुआयना किया था। इस जमाने में वो अड्डा आबादी से कदरे अलग एक वसी प्लाट पर कायम किया गया था और पहलवान दिन रात अपने चेलों के साथ वहां मौजूद रहकर अपने कारोबार की देखभाल करता था। इस वक्त मैं डैनी के रूप में वहां नहीं जा रहा था। इस वक्त डैनी शहर बल्कि मुल्क का एक इश्तिहारी मुजरिम था, जिसकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $2 लाख का बेशकीमत इनाम मुकर्रर था। मेरी शनाख्त जाहिर होती इस खतीर इनाम के लिए पहलवान या उसके किसी हवारी की डाल टपक सकती थी। ऐसी पुरहुल इम्कानात के अजाले के लिए मैंने इस मुलाकात के लिए दिलावर आगा का नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया था। मैं जहांगीर से अलग होने के बाद होटल में कयाम के वक्त से दिलावर का नाम इख्तियार किए हुए चला रहा था, लेकिन इसके साथ आगा का इजाफा मेरी किसी लाचारी रू का नतीजा था। दिलावर आगा खासा रोबदार और भारी भरकम नाम मालूम होता था। मैंने हालात में कोई मुस्बत तब्दीली रूनमा होने तक वही नाम इख्तियार किए रहने का फैसला कर डाला। फिर मेरे जहन में कोई नासूदा ख्याल रह रहकर नेशे अकरब की तरह चुभने लगा। मैं सोचता और आगे बढ़ता रहा। जब मैं एक पान वाले के पास रुकने का फैसला कर चुका था, तो अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। बिच्छू का वह चुभता हुआ डंक अपने असल रूप में वाज़ेह होता चला गया। दिलावर आगा का दिलदार आगा से एक खास सूती आहंग था। दिलदार आगा शी का डीडी था, जिसने मेरी बगावत के बाद शी की मकामी क़यादत संभाली थी। एक तरफ वो जाज फार्मास्यूटिकल कंपनी की आड़ में हेरोइन भरे कैप्सूल मुल्क से बाहर स्मगल करता था और दूसरी तरफ शी का कारोबार चलाता था। वो खबीस रूए जमीन पर मेरा सबसे बड़ा और बदतरीन हरीफ था। उसने नहायत चालबाजी के साथ अपनी बिलूसी और इंसान दोस्ती का ऐसा ड्रामा रचाया था कि गजाला उसके इखलाक की गर्विदा हो गई थी और सुकून अशाम भेड़ी ने मासूम भेड़ का लिबादा ओढ़ कर गजाला को अपनी बीवी बना लिया था, ताकि मुझे शिकस्त का बदतरीन एहसास से दो चार कर सके।